हे नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई विश एंड होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन. जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग. जस्ट बी जॉयफुल, ठीक है? ओके, तो वेलकम बैक. तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट अ प्लेन सरफेस. ठीक है, हम लोग वही सीरीज कंटिन्यू करेंगे और आज है हम लोग का सीरीज का एपिसोड नंबर 3. ठीक है, एंड आज क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. जैसे हम लोग का लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन था ना, सेम वैसा ही कुछ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है, ओके. तो ग्रेट. तो हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे. तो आज का एपिसोड शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा बहुत रिकैपिचुलेट कर लेते हैं कि हम लोग अभी तक क्या पढ़े हैं. ठीक है, चलो. सो फार हम लोग ने पहला एपिसोड में बस ये समझने का कोशिश किया कि रिफ्रैक्शन होता क्या है. रिफ्रैक्शन तो हम लोगों ने क्या कंक्लूड किया? हम लोगों ने ये कंक्लूड किया कि रिफ्रैक्शन क्या है? सिंपली लाइट जब एक मीडियम से दूसरा मीडियम, ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंट, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरा ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाता है तो क्या होता है? वो अपना पाथ से, ओरिजिनल पाथ से डेविएट कर जाएगा जब दूसरा मीडियम में घुसेगा. इस फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन. ठीक है, ओके. फिर हम लोगों ने रिफ्रैक्शन समझने के लिए ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अ मीडियम समझा, ऑप्टिकल मीडियम समझा, बट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम. ठीक है, और ये क्या होता है? मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम का मतलब ये हुआ कि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ठीक है, और जब लाइट उस ट्रांसपेरेंट मीडियम से गुजरा तो कितना रिफ्रैक्शन हुआ. समझ रहे हैं? मतलब कि लाइट जब एक मीडियम से गुजर रहा है तो वो मीडियम का कैपेबिलिटी कितना है कि वो रिफ्रैक्शन करा सके. ठीक है, अरे मतलब कि मान लीजिए ऐसा एक सरफेस है, ठीक है, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ये मीडियम 2 है. ठीक है. लाइट भैया आए यहां पर, ठीक है, ये उनका ओरिजिनल पाथ था. लाइट भैया आए यहां पर और ये उनका ओरिजिनल पाथ था. तो देखा गया कि ये इस केस में रिफ्रैक्शन इतना हुआ है और इस केस में रिफ्रैक्शन इतना हुआ है. मान लो बता रहे खाली, ऐसे थोड़ी होता है कुछ. इस केस में ये अपना ओरिजिनल पाथ से इतना रिफ्रैक्ट किया है और ये अपना इतना पाथ किया है. अगर इसको हम θ1 बोले, इसको θ2 बोले, तो क्या लग रहा है आपको? किसमें ज्यादा? ओह सॉरी, इस मीडियम को 3 बोल रहा हूं. तो आप देख सकते हो मीडियम 2 और मीडियम 3 में किस केस में रिफ्रैक्शन ज्यादा हुआ है? जब मीडियम 3 है. हम लोग बोलते हैं कि मीडियम 3 का रिफ्रैक्शन करने का कैपेबिलिटी, उसका ताकत रिफ्रैक्शन करने का ज्यादा है. और ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता चलता है हम लोग को कि अगर एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा हो उस केस में रिफ्रैक्शन उतना ज्यादा होगा. क्लियर है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा रहेगा रिफ्रैक्शन उतना ज्यादा रहेगा. सही है, ओके. तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ गए क्या होता है. बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग को समझना है वो ये है कि ये सारा फॉर्मूलाज जो हम लोग को न्यूमेरिकल्स करने में काम आएगा. ठीक है ना? तो यहाँ पे सब लिखा हुआ है, सब चीज हम लोग को पता है. हम बस एक बार बता दे रहे हैं आपको. ये है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम निकालने का फॉर्मूला. क्या है? C/V मीडियम. ठीक है, और सिंस यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेलोसिटी ऊपर नीचे है तो हम बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. मतलब कि अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगा. इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब तो वही है ना. ग्रेट, इतना हम लोग समझ गए. एंड ये हो गया वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी टाइम्स लैम्डा, मतलब वेवलेंथ ऑफ लाइट, मतलब. ठीक है, तो यहां से देखिए v और वेवलेंथ कितना है. अच्छा, आप मुझसे पूछ सकते हो भैया ये f मीडियम काहे नहीं लिखे हो? क्योंकि f तो फ्रीक्वेंसी है एंड फ्रीक्वेंसी नेचर ऑफ सोर्स पे डिपेंड करता है, इसलिए फोर्स फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट होता है. ठीक है, कोई भी मीडियम के लिए. तो उस केस में हम बोल सकते हैं यहां से, सिंस ये दोनों ऊपर है, हम बोल सकते हैं वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. मतलब अगर वेवलेंथ बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगा, अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो वेवलेंथ भी बढ़ेगा, अगर वेवलेंथ कमेगा ये भी कमेगा. ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ठीक है ना? ठीक है, फाइनली
और ये हो गया। अगर ये रिलेशन में अगर हम ये एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट कर दें तो एफ लैम्डा हो जाएगा। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एफ तो कांस्टेंट है, सी तो कांस्टेंट है। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हो गया। एफ मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, मतलब कि जिस लाइट का कलर वेवलेंथ ज्यादा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आल्सो डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। याद रखिएगा, हम लोगों ने प्रीवियस में समझा चुके हैं इसको, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ठीक है, परफेक्ट, इतना हम लोग समझ गया। अब आता है यहां पर, यह है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब कि हम एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू सम अदर मीडियम जो एयर नहीं है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम में हम लोग एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एयर, पर यहां पे एयर नहीं है। ठीक है, और इसका नोटेशन कुछ ऐसा होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। जिस मीडियम का हम लोग बात करते हैं उसको सामने लिखते हैं, और जिसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं उसको पीछे लिखते हैं। ठीक है, और इसका ये 3 डेफिनेशन है। ठीक है, और ये बाबा एक वेरिएबल का 3 डेफिनेशन। हाँ, अगर आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में डिफाइन करोगे तो ये हो जाएगा सिंपली n2/n1। जिस मीडियम का बात करें उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसके रिस्पेक्ट में बात करें उसका नीचे। ठीक है, ठीक है। पर जब आप वेलोसिटी एंड वेवलेंथ के टर्म्स में बात करते हो तो जिस मीडियम के बारे में बात कर रहे हो ना, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हो वो डिनोमिनेटर में जाएगा, मेरा जिसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो उसका वैल्यूज ऊपर न्यूमरेटर में आएगा। बस इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक है, परफेक्ट। तो इस चीज को आप प्लीज अच्छे से कॉपी कर लो। ठीक है, और हम लोग अपना आज का पढ़ाई शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग अपना आज का पढ़ाई शुरू करते हैं। घर पे ना गया। हाँ ठीक है, चलिए। ओके, हम लोग को क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन मतलब क्या समझे थे हम लोग? हम लोग रिफ्रैक्शन मतलब समझे थे बेंडिंग ऑफ लाइट, BENDING, बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। ओरिजिनल पाथ, सही है, सही है। अच्छा, अब अगर आपको याद हो तो हम लोग बोले थे भैया कि ये जो बेंडिंग है वो, ये जो बेंडिंग है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल भी हो सकता है एंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल भी हो सकता है। फर्स्ट एपिसोड में बताया था हम, पता नहीं याद रखिएगा, छोड़ो, चलो ठीक है। ओके, तो चलिए, इसका 2 केस बनता है। ये बेंडिंग ऑफ लाइट डिपेंड करता है कि लाइट कौन सा मीडियम से कौन सा मीडियम में जा रहा है। ठीक है, 2 केस है। ठीक है, ठीक है। केस 1, ओ केस का स्पेलिंग भूल गए। केस 1 क्या है? when light, LIGHT, light travels from optically dense medium to optically rarer medium। सही है। और ये चीज हम आपको बता दिए हैं कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होता है, ऑप्टिकली रेयर मीडियम क्या होता है। ये चीज हम लोग समझ चुके हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। केस 2, इसका ऑपोजिट हो सकता है क्या? व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम द ऑप्टिकली rarer medium to the optically denser medium, DNSER, denser medium। समझ में आए कुछ? भैया कुछ तो समझने का था ही नहीं। सही है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं मेन मुद्दा पे। ठीक है, ठीक है। चलिए, ये मान लीजिए कि ये एक इंटरफेस है,
ये एक इंटरफेस है सेपरेटिंग द टू मीडिया। ये मीडियम 1 जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, ये मीडियम 2 जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। ये एक मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, ये एक मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। और हम ये अज्यूम कर ले रहे हैं कि ये मेरा ऑप्टिकली क्या था, लाइट कहां से कहां, ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयरर में जा रहा है। मतलब कि ये मेरा DENSER ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है एंड ये ऑप्टिकली, अबे बुरबकवा कहा लिखते हो, ये ऑप्टिकली रेयरर है। ठीक है, ये एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और इसको हम ऑप्टिकली डेंसर बोल रहे हैं। नीचे, अरे भैया ऐसा कुछ है, ये सरफेस है, प्लेन सरफेस, PLANE, प्लेन सरफेस सेपरेटिंग द टू मीडियम। ठीक है, सही है, सही है, एकदम सही है। ठीक है, ठीक है। अब प्लीज ध्यान दीजिएगा यहां पर, और ऑब्वियसली सिंस ये डेंसर है मतलब n1 का वैल्यू ज्यादा है n2 से। यहां पे लिख देते हैं हम n1 इज ग्रेटर देन n2। क्यों? क्योंकि ये डेंसर है और हम लोग पढ़े हैं कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उसका स्पीड कम होता है। स्पीड कम मतलब डेंसर, इसका मतलब n1 ज्यादा है कंपेयर टू n1। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब आपके पास एक रे ऑफ लाइट आया इंसिडेंट ऑब्लिकली ऑन द प्लेन सरफेस। ठीक है, ये क्या है, एक इंसिडेंट रे है। क्या है? इंसिडेंट रे। बहुत बढ़िया क्या बात है। ठीक है, अच्छा, तो अगर इंसिडेंट रे है तो मुझे फ्यूचर पाथ अगर बनाना है तो सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? नॉर्मल बनाना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे एक नॉर्मल बनाइए। नॉर्मल मतलब तो पता ही है आपको, लॉज ऑफ, जब हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़े हैं, पूरा जन्म कुंडली पता है हम लोग को नॉर्मल के बारे में। ये हो गया नॉर्मल, सही है, सही है। इसको, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये इंसिडेंट रे जहां पे प्लेन सरफेस को स्ट्राइक किया उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, वो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और ये हो गया नॉर्मल, उसको नाम दे रहे हैं n डैश। सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक है, ओके। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ऑब्वियसली यहां पे रिफ्लेक्शन भी होगा, ऐसे रिफ्लेक्शन भी होगा। अरे भैया, एक रे ऑफ लाइट आके इंसिडेंट हुआ है तो कुछ पार्ट ऑफ लाइट तो बाउंस बैक भी कर जाएगा ना, रिफ्लेक्शन भी होगा। पर हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग रिफ्लेक्शन वाला पार्ट को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, सही है, ठीक है। तो क्या होगा, ये अगर मीडियम नहीं होता तो लाइट चुपचाप इसी पाथ से पास कर जाता, जिसको हम डॉटेड लाइन से बना रहे हैं। अगर ये मीडियम नहीं होता तो लाइट चुपचाप ऐसे ही चला जाता, अगर ये दूसरा मीडियम नहीं होता तो। पर ये दूसरा मीडियम है, ठीक है, एंड मतलब अब ये लाइट अपना पाथ से डेविएट करेगा। ठीक है, ठीक है, पर किधर डेविएट करेगा, इधर कि इधर, वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा हम लोग को कि ये कौन सा मीडियम है। देखिए, सिंस ये डेंसर है और ये रेयरर है और लाइट रेयरर से, डेंसर से रेयरर में जा रहा है, तो हम लोग बोलते हैं इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे, ये है रिफ्रैक्टेड रे। देखिए समझ में आया कि नहीं आया? समझने कुछ चीज नहीं है, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, हम बस आपको बता रहे हैं। ये क्या है कि लाइट जब डेंसर से रेयरर मीडियम में मूव करेगा, लाइट जब डेंसर से रेयरर मीडियम में मूव करता है तो ये डेविएट करता है या फिर बेंड करता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कहां? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सही है, ठीक है। एंड सिमिलरली द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, इस एंगल को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ
इंसिडेंस, ठीक है। एंड सिमिलरली ये जो एंगल है, एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, इसको बोलते हैं आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। प्लीज ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं सेम एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये भी सेम है, एंगल ऑफ, यहां लिखते हैं, यहां लिखते हैं, ये सेम है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सिंस यहां पर रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। एंड देखिए ये इसका ओरिजिनल पाथ था, ये उसका न्यू पाथ है, ये इतना डेविएट किया अपना ओरिजिनल पाथ से, ठीक है। और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा से नोट करते हैं, और डेल्टा को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, सही है। और वो कितना होगा, डेल्टा विल बी इक्वल टू कितना होगा, सोच के बताइए। नोटिस कीजिए ये डेल्टा पूरा है, डेल्टा क्या है एक्चुअली में, ये पूरा एंगल है ना, ये सिर्फ इतना ही एंगल डेल्टा, ठीक है। अच्छा ये नॉर्मल है, ये ओरिजिनल पाथ है, तो हम बोल सकते हैं ये एंगल अगर आई है तो ये वाला एंगल भी आई होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, नहीं समझ में आया। अगर ऐसे एक लाइन है, ऐसे एक लाइन है, ये एंगल अगर आई है तो ये एंगल कितना होगा, आई तो होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, मतलब कि थोड़ा गंदा बन गया, मतलब कि ये एंगल जो है ये भी तो आई ही होगा, ठीक है। और ये पूरा एंगल कितना है, आर, यहां रिफ्रैक्टेड रे से ये पूरा एंगल आर है, ओरिजिनल पाथ से ये एंगल आई है, तो ये कितना होगा, डेल्टा आर माइनस आई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन माइनस एंगल ऑफ इंसिडेंस, आंसर। देखिए समझ में आया कि नहीं आया इतना, मतलब कि हम लोग सिंपली यही बोल रहे हैं कि अगर रे ऑफ लाइट मेरा, क्या दिखाई दे रहा ना, दिखाई दे रहा है, हम लोग बस ये बोल रहे हैं कि अगर रे ऑफ लाइट मेरा, नोट करो, रे ऑफ लाइट क्या है, अगर डेंसर से रेयर में जा रहा है तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। देखो डेंसर में लाइट का स्पीड क्या होगा, कम होगा, इसमें क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे जा रहा है अचानक से स्पीड बढ़ गया, बूम, इसे नॉर्मल से भी बेंड कर गया, ठीक है, ठीक है, ये रीजन है, समझो खाली, ठीक है। ये हो गया, तो ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये एंगल ऑफ डेविएशन, जो अपना पाथ से कितना एंगल से अपना पाथ से डेविएट किया उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, और वो कितना है, सिंपली आर माइनस आई, आर माइनस आई, ठीक है, ठीक है, ओके। तो अब हम लोग केस 2 पे मूव करते हैं, जहां पर मेरा क्या है, द लाइट मूव्स फ्रॉम ऑप्टिकली रेयर टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, फिर से चलिए एक इंटरफेस बनाते हैं, फिर से हम एक इंटरफेस बना दिया, ठीक है, ठीक है, सच दैट, दिखाई दे जगह है ना बहुत, अरे बहुत जगह है, बहुत जगह है, सच दैट ये एक मीडियम 1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, एंड ये मेरा रेयरर है, ठीक है। एंड ये मीडियम नीचे वाला मीडियम 2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, एंड ये डेंसर है, ठीक है। और क्या बोला गया है, लाइट ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, ठीक है। ऑब्वियसली ये भी एक प्लेन सरफेस है। अब मान लीजिए भैया लाइट आया, ऑब्लिकली इंसिडेंट हुआ, ऑब्लिकली मतलब जब सरफेस पे गिरा है एक एंगल बना के गिरा है, ठीक है। ये मेरा इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ओ। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, मुझे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा, तो बनाइए नॉर्मल, ये हो गया मेरा नॉर्मल, ठीक है, ठीक है। नॉर्मल बनाते हैं एन डैश, सही है, सही है, ओके। ये इंसिडेंट रे है, कौन सा रे है, इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, समझ में आ रहा ना, लिखने के ज्यादा, ओके। अब देखिए
अगर ये मीडियम नहीं होता तो क्या होता, ये भैया लाइट वाले भैया चुपचाप जैसे आए थे वैसे ही चले जाते हैं, इनको कोई आपत्ति नहीं था। ठीक है, ठीक है। पर हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने यहाँ पर एक दूसरा मीडियम रख दिया है। ठीक है, और ये कैसा मीडियम है, ये एक डेंसर मीडियम है कंपेयर टू पहला वाला मीडियम। ये रेयर था, ये डेंसर है। ठीक है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, लाइट अपना पाथ से डेविएट करेगा। ठीक है, क्योंकि लाइट जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरा ट्रांसपेरेंट मीडियम में वो पाथ से डेविएट करेगा। ओके, मतलब कि फिर से डेविएट करेगा, तो फिर से ये डेविएट अवे फ्रॉम द नॉर्मल करेगा। नहीं, यहीं पे गलती हो गया। जब लाइट ऑप्टिकली रेयरर से डेंसर में मूव करेगा, देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये मेरा रिफ्रैक्टेड रे है। देखिए ये चीज समझ में आया कि नहीं आपको, लाइट जब रेयरर से डेंसर में जा रहा है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, पर जब लाइट डेंसर से रेयरर जा रहा है इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो सीधे वही चीज, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल को बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे को बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, एंड ये रिफ्रैक्टेड रे अपना ओरिजिनल पाथ से कितना डेविएट हुआ है उसको बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। ठीक है, इस केस में डेल्टा कितना होगा, ये एंगल अगर आई है, ये एंगल अगर आई है, उस केस में अगर हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल देखें तो ये पूरा एंगल भी आई होगा, ये एंगल भी आई होगा। अगर ये एंगल आई है, ये एंगल भी आई होगा, एंड ये एंगल आर है, मतलब इस बार एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा है, तो हम बोल सकते हैं डेल्टा क्या होगा, ये होगा आई माइनस आर। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस माइनस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यहां भी वही चीज है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ऑफ डेविएशन इज ऑलवेज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब बस उन दोनों का डिफरेंस ले लो और जो पॉजिटिव है वो ले लो बस। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे कि व्हेन रे ऑफ लाइट मूव्स फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट बेंड्स away from the normal, away from normal। सही है, सही है, ये नॉर्मल लाइन है, नॉर्मल से दूर गया। सही है, सही है। पर इस केस में क्या हुआ, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट बेंड्स BENDS बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, इसी ध्यान होना चाहिए हम लोग। ठीक है, एंड एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, सिंपली आपको ये मत ध्यान रखो कि r माइनस आई है कि i माइनस r है। आप क्या कर सकते हो, आप बस ये लिख लो, एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू मॉड ऑफ i माइनस r। ठीक है, मतलब कि जब भी अगर आपको एंगल ऑफ डेविएशन निकालने को बोले, आप क्या करो, सिंपली एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का डिफरेंस ले लो। ठीक है, एंड जो भी आएगा उसका पॉजिटिव वैल्यू, इसका पॉजिटिव वैल्यू सिर्फ। ठीक है, मतलब कि अगर I 30 है एंड R 60 है, आप 30 माइनस 60 कर दो, या फिर बड़ा माइनस छोटा करो ना, जो भी बड़ा है उसको छोटा से माइनस कर दो, कितना है 30, तो एंगल ऑफ डेविएशन 30 डिग्री है। ठीक है, मतलब बस दोनों का एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो भी बड़ा है उसको छोटा से माइनस कर दो, वही आंसर होगा एंगल ऑफ डेविएशन का। ठीक है, ठीक है, ओके। तो चलो इसको कॉपी कर लो आप, इसको इतना। ठीक है, ठीक है। चलो हम लोग ने केस 1 केस 2 देख लिया, कब, जब रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिकली हुआ है एक एंगल बना के। ठीक है, बट केस 3 जो सबसे अलग है वो है ये, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट normally on the plane surface, on the plane
सरफेस, ठीक है। मतलब क्या हुआ यहाँ पर मेरे पास, इसके आगे जरा, यहाँ पर क्या हुआ कि मेरे पास अगर ये एक प्लेन सरफेस है, ठीक है, ये एक मीडियम 1 है ऑब्वियसली, ये एक मीडियम 2 है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, और कुछ भी मान लो आप, मान लो ये रेयर है और ये डेंसर है, फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी हो, ये मतलब कि डेंसर है, मतलब n2 इज ग्रेटर देन n1, सही है, सही है, ये मैटर नहीं करता है, ये एक प्लेन सरफेस है, ठीक है, एंड रे ऑफ लाइट क्या हो रहा है, इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द सरफेस। नॉर्मली ऑन सरफेस मतलब कि ऐसे इंसिडेंट हुआ है ताकि ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है, और पिछला केस में क्या था, ऑब्लिकली इंसिडेंट हुआ था, एक एंगल बना के जो 90 डिग्री नहीं था, केस 1 केस 2 में। इसको बोलते हैं, इस सिचुएशन को बोलते हैं रेज आर इंसिडेंट ऑब्लिकली, OBLIQUELY, ऑब्लिकली, ठीक है। इस सिचुएशन को बोलते हैं कि इंसिडेंट रेज आर इंसिडेंट ऑब्लिकली, मतलब कि अगर देखा जाए, जब नॉर्मल अगर हम बनाएंगे तो उस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो नॉट इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, ठीक है। पर ये कौन सा केस है, जब रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली हुआ है, ठीक है, मतलब कि ये मेरा इंसिडेंट रे है, ठीक है, ओके। जब इंसिडेंट रे बनाया गया है तो नॉर्मल कैसे बनेगा, नॉर्मल तो इसी पॉइंट पे बनेगा। नॉर्मल मतलब पता है हम लोग को, नॉर्मल मतलब एक स्ट्रेट लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यही मेरा नॉर्मल भी बनेगा। नॉर्मल मतलब क्या होता है, वो स्ट्रेट लाइन नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यही है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, 0। क्यों, ये एक सर नॉर्मल ऐसे, ये इंसिडेंट रे था, कुछ एंगल है, पर अगर ये इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल अगर एक ही लाइन पे आ जाए तो दोनों के बीच कोई एंगल दिख रहा है आपको, 0। पर अगर ऑब्लिक रहेगा तब कुछ एंगल रहेगा ये वाला, पर अगर दोनों एक ही लाइन पे आ गया तो एंगल कितना होगा, 0, इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है। ये चीज आपको पता होना चाहिए बस, कि जब रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिकली होता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 नहीं होता है, बट अगर इंसिडेंट नॉर्मली हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा, ठीक है, ठीक है। इस केस में क्या होगा, जब रे ऑफ लाइट नॉर्मली गिरा है फिर किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा कि इस तरफ जाएगा, इस तरफ क्या होगा कि वो डेविएट नहीं करेगा, वो चुपचाप जैसे पाथ में था वही पाथ में वापस चला जाएगा। मतलब इस केस में लाइट बेंड नहीं करेगा। आप बोलोगे अरे भैया तो यहाँ पे तो रिफ्रैक्शन हुआ ही नहीं, तो क्या इसको रिफ्रैक्शन बोलेंगे? जी हाँ, इसको रिफ्रैक्शन बोलेंगे, समझाते हैं क्यों, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आया कि अगर रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द प्लेन सरफेस, इट passes undeviated, it passes undeviated, मतलब इस केस में एंगल ऑफ डेविएशन कितना है, I माइनस R, तो दोनों ही 0 है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, वो भी तो 0 है। 0 माइनस 0 कितना होगा, 0, आंसर। इट पासेस अनडेविएटेड, ठीक है, ठीक है, ओके। इस पार्ट को हम मिटा रहे हैं। ठीक है, ओके। तो देखिए यहाँ क्या हुआ आपका, यहाँ पर आपका स्ट्रेट लाइन अनडिवाइडेड पास कर गया, ठीक है। तो मेन क्वेश्चन जो हम लोग का दिमाग में आएगा वो ये है कि क्या इसको रिफ्रैक्शन बोलेंगे, क्या इसको रिफ्रैक्शन बोलेंगे हम लोग, ठीक है। इसको समझने के लिए हम लोग समझते हैं कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कि रिफ्रैक्शन होता क्यों है, ठीक है। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब रिफ्रैक्शन होता क्यों है, ठीक है। अच्छा, नोटिस करो, अगर आपके पास दो डिफरेंट मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, एक डेंसर है एक रेयरर है, इसका मतलब क्या हुआ, क्या चीज डिफरेंट है।
अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है तो क्या हम ये बोल सकते हैं ये दोनों मीडियम में लाइट का वेलोसिटी डिफरेंट है, ठीक है। और यही बेसिक रीजन है कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या है? बिकॉज लाइट ट्रेवल्स विथ डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम, ठीक है। एंड सो देयर इज अ चेंज in velocity of light, change in velocity of light when light passes from one optical medium to another optical medium, thereby thereby causing refraction, by causing refraction, ठीक है। ठीक है, तो देखिए रिफ्रैक्शन का मेन पॉइंट ये है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में पास करेगा तो उसका वेलोसिटी चेंज होना चाहिए, ठीक है। इस केस में रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, मतलब कि एक्चुअली विजिबल नहीं है कि लाइट अपना पाथ से डेविएट किया, ठीक है। बट क्या हुआ, जब इस मीडियम से इस मीडियम में आया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होने की वजह से उसका वेलोसिटी चेंज हो गया। इस बात को हम लोग रिफ्रैक्शन से समझते हैं, ठीक है। ठीक है, तो बेसिक कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, वो है ये है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाता है तो उस केस में लाइट का वेलोसिटी चेंज हो जाता है। ये है बेसिक कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये एग्जैक्टली सही नहीं है, बट इस स्टेज पे हम लोग को यही चीज समझना पड़ेगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट एकदम सही नहीं है, ठीक है, बट अभी के लिए हम लोग इसी को सही मान लेंगे, ठीक है। ओके, तो चलो इसको आप कॉपी कर लो पहले। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट फेज मूव करते हैं, जहां पे अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर एक्चुअली लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, सही है, सही है, ठीक है। अब ध्यान है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता था कि अगर ये एक प्लेन मिरर है मेरे पास और ये एक रे ऑफ लाइट आके इंसिडेंट हुआ है, ये एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, तो मुझे अगर फ्यूचर पाथ, मतलब कि अगर मुझे बताना है कि रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, तो मुझे क्या पता चलता था, मुझे पता चलता था कि पहले तो मुझे यहाँ पे नॉर्मल बनाना पड़ेगा और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, एंड रिफ्लेक्टेड रे वही होगा जो यही एंगल आर बनाएगा, सच दैट आई विल बी इक्वल्स टू आर, ठीक है। मतलब कि अगर इंसिडेंट रे मुझे दिया गया है और एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है, उस केस में रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा हम लोग वो बता सकते थे यूजिंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। एक तो ये बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है, एंड सिमिलरली द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एक ही सरफेस पे लाई करेगा, ठीक है। ठीक है, ये था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। यहां भी कुछ वैसा ही है, पहला तो सेम है, देखिए। अच्छा, हम पहले बोलते हैं कि ये एक सरफेस है, फिर से वही चीज, ये एक मीडियम 1 है, ये एक मीडियम 2 है, और इसका, अरे क्या हो गई है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, ठीक है। और हम बात कर ले रहे हैं कि ये डेंसर है और ये रेयरर है, हम अज्यूम कर लिए ये डेंसर है, ये रेयरर है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये एक रे ऑफ लाइट आएगा ऐसे, इंसिडेंट रे,
तो यहाँ पे एक नॉर्मल बनाओ भैया, पहले तो नॉर्मल थोड़ा बड़ा बनाएंगे हम, बड़ा डॉटेड लाइंस। ठीक है, ये नॉर्मल बन गया। ये जो एंगल बनेगा ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ठीक है। अगर ये मीडियम नहीं होता तो लाइट चुपचाप स्ट्रेट पाथ में पास कर जाता। ठीक है, पर मीडियम है तो वो बेंड करेगा। यानी कौन सा मीडियम? डेंसर है। लाइट रेयर से आ रहा है, डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो कहां बेंड करेगा? टुवर्ड्स की अवे। ये डेंसर है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो टुवर्ड्स द नॉर्मल मतलब ऐसे कहीं बेंड करेगा। ये हो गया मेरा रिफ्रैक्टेड रे, और इसको बोल रहे हैं हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया नॉट एन ओ एन डैश, ये हो गया ए ओ बी, ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे। वो था रिफ्लेक्टेड रे, ये है रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, एंड ये है नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है कि द इंसिडेंट रे कॉमा द रिफ्रैक्टेड रे and the normal at the point of incidence all lies in the same plane. मतलब कि ये जो तीनों सरफेस है, तीनों लाइन है, इंसिडेंट रे का, रिफ्रैक्टेड रे का एंड ये नॉर्मल, वो तीनों एक ही सरफेस पे लाई करेगा। जैसा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में था, तीनों एक ही लाइन पे एक ही फ्लैट सरफेस पे लाई करेगा, कोई ऊपर नीचे नहीं रहेगा, तीनों एक ही फ्लैट सरफेस पे लाई करेगा। ठीक है, ठीक है, ओके। तो सेकेंड लॉ क्या था? अगर इसको छोड़ देता है, वो बता रहा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या रिलेशन है। यही तो, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या रिलेशन है। यहां भी वैसे ही एक लॉ है जो बताता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या रिलेशन है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किस चीज पर डिपेंड करता है? डिपेंड करता है कि ये लाइट कितना रिफ्रैक्ट कर रहा है, और ये कितना रिफ्रैक्ट करता है वो क्या चीज पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। ठीक है, तो यहां पर ये लॉ है, ये बोलता है यहां पर कि द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो, सॉरी नंबर 2, द रेशियो of the sine of the angle of incidence to the sine of the angle of refraction bears a constant number which is equal to the refractive index of the medium in which the light is refracted, with respect to the medium from
which the light is incident। वाह, का लिख दिए भैया, इतना कुछ लिख दिए, ठीक है। अच्छा, इसी को बोलते हैं, जो ये जो लॉ है ना, इसी को कोई बोलते हैं स्नेल्स लॉ, SNELLS, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स एक फिजिसिस्ट जी का नाम है, उनके ऑनर में ये नाम उनको दे, ये लॉ उनको दे दिया गया है, ठीक है, ठीक है, क्लियर। पर ये लिख का दिए हो, इतना कुछ लिख दिए हो, देखो समझने की कोशिश करो। ये लॉ समझने के लिए ना हम लोग को मैथमेटिक्स में थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज होना चाहिए। किसका? ट्रिग्नोमेट्री का। और ये क्या बोलता है? साइन। देखो पहली बात, द रेशियो वर्ड इंपॉर्टेंट है। रेशियो, किसका रेशियो? साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस का टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो। किसका रेशियो? विच इंप्लाइज दैट इज SINE, साइन of the angle of I by sine of the angle of refraction। ये कांस्टेंट नंबर है, और ये नंबर क्या है? ये कांस्टेंट नंबर है, और ये नंबर क्या है? ये नंबर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच द लाइट इज रिफ्रैक्टेड। किस मीडियम में लाइट रिफ्रैक्ट हुआ है? सेकेंड मीडियम में, ठीक है, N2 मीडियम में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, मतलब इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम जहां से लाइट आ रहा है, और इसी को बोलते हैं स्नेल्स लॉ। इसी लॉ को एक नाम, इसी मैथमेटिकल रिलेशन को नाम दिया गया है स्नेल्स लॉ, ठीक है, समझ गए? ये साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, इसको हम समझा देंगे धीरे धीरे, पर इतना लिख लो पहले आप, ठीक है। और ये आपका लॉ ये बोलता है कि ये है रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। चलो इतना आप लिख लो अच्छे से पहले, ठीक है। देखो हम लोग ने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन समझा क्या है। पहला तो सिंपल है, बात नहीं करेंगे। दूसरा क्या है, उस पर थोड़ा बात करते हैं कि उसको कैसे यूज करते हैं। स्टेटमेंट लिख दिए हैं, ठीक है, पर यूज कैसे करते हैं वो भी समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। ओके, हम लोग क्या पढ़े थे कि हम लोग पढ़े थे ये स्नेल्स लॉ है। स्नेल्स लॉ सिंपली क्या बोलता है कि साइन SINE जो है ना, उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। वो जब वर्ड्स में ऐसे लिखते हैं, जब मैथ्स में यूज करते हैं तो ऐसे लिखते हैं साइन, ठीक है। साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is equals to a constant number, and this number is equals to refractive index of the medium in which the refracted ray lies with respect to the refractive index of the medium जहां से इंसिडेंट रे आ रहा है। ये हो गया N2 by N1, ठीक है। ओके ओके, आपको ये चीज समझ में आ रहा है? साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। क्या होता है हम बोल सकते हैं N2 by N1। ये चीज तो हम लोग सीख चुके हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू N2 by N1। अगर हम रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में डिफाइन करना चाहते हैं तो हो जाएगा N2 by N1। सही है, सही है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब कि N1 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, साइन आई को N2 से मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इनटू N1 is equals to साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इनटू N2। और आप प्लीज इसको बॉक्स कीजिए, इसको बॉक्स कीजिए। ये भी एक रिलेशन है, पर यूज करने में मेरे हिसाब से
ये ज्यादा फायदेमंद रहेगा। ठीक है, इसको याद रखना बहुत इजी है। क्या तरीका है? सिंपली बस ये याद रखना है कि मीडियम वन में, जो मीडियम वन है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? n1। जो पहला मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? n1 इनटू इस मीडियम में जो एंगल है वो कितना है? I है। साइन ऑफ दैट एंगल इज इक्वल्स टू दूसरा मीडियम में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू कितना है? n2 इनटू इस मीडियम में जो एंगल क्या है? R। तो साइन ऑफ दैट एंगल, देखिए ना, n1 इंटू साइन ऑफ दैट एंगल इज इक्वल्स टू n2 इंटू साइन ऑफ दैट एंगल। देखिए ये एंगल किस मीडियम है उसका साइन लेके n1 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये मीडियम क्या है उसका साइन लेके, इस मीडियम में एंगल R क्या है उसका साइन लेके इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो हम लोग ये चीज ध्यान रखेंगे, या फिर ये बात है। ठीक है, ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन बोला है I इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, R इज इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड और कुछ दिया है, और दिया है बोला है मीडियम वन एयर है, मीडियम टू एक लिक्विड है। ठीक है, और बोला है फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बोला है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of liquid given that sine of angle 30 is equals to half and sine of angle 60 is equals to √3/2। ये वैल्यूज आपको दे दिया गया है। जब भी आप न्यूमेरिकल्स करोगे ना, ये वाला वैल्यूज आपको दे दिया जाएगा, इतना आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि साइन ऑफ कुछ एंगल का वैल्यू कितना है वो दे दिया रहेगा आपको। ठीक है, अब आपका काम आसान हो गया, अब आपको ज्यादा चिंता करने का जरूरत नहीं है कि मुझे इसका वैल्यू पता है कि नहीं पता है। ठीक है, ठीक है, ओके। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, सोल्यूशन कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया हुआ है। देखो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? एंगल ऑफ डेविएशन सिंपली क्या होता है? डिफरेंस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस माइनस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में से दोनों का माइनस कर दो, जो बड़ा है बड़ा माइनस छोटा, कितना है? 60 माइनस 30। आंसर सिंपली हटा दो, 60 माइनस 30 विच इज इक्वल टू +30। ठीक है, ठीक है ना, मतलब कि अरे ये 60 था, ये कितना होगा? I माइनस R, वही किया है हम। ठीक है ना, समझ में आया? एंगल डिविजन बढ़िया। अरे यार ये I है, ये पूरा एंगल I होगा, I माइनस R, हम सिंपली I माइनस R कर दिया। ठीक है, ठीक है, ओके। अब मुझे बोला है मीडियम वन एयर है। ओके, अच्छा, एयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? जो एयर एक मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? एयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, मतलब n1 का वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, एंड मीडियम 2 एक लिक्विड है, मुझे बोला है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, मुझे पता नहीं है, उसको हम n2 ही रख देते हैं। ठीक है, लेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड बी n2, therefore
फ्रॉम स्नेल्स लॉ क्या हम बोल सकते हैं, हम लोग रेशियो वाला नहीं लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है n1 इनटू, और इस मीडियम में एंगल कितना है I, हम बोल सकते हैं साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू, इस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, मतलब n2 इनटू इसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r है, तो हो जाएगा साइन r, सही है। हम लोग ऐसे लिखेंगे तो याद रहेगा कि इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है इनटू साइन ऑफ द दिस एंगल, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है इनटू साइन ऑफ दिस एंगल, साइन r। अब n1 कितना है, n1 1 है, साइन i कितना है, साइन i है 60, ये हो जाएगा साइन 60 इज इक्वल्स टू n2 निकालना है इनटू साइन r कितना आ गया 30, तो साइन 30, ठीक है, ठीक है। अब आपको सब हेल्प पता ही है, 1 इंटू साइन 30 कितना होगा, साइन 30 कितना है, साइन 60 √3/2, ये हो जाएगा √3/2 इज इक्वल्स टू n2 इंटू साइन 30, साइन 30 है हाफ, ठीक है। तो n2 कितना हो जाएगा, n2 हो जाएगा सिमिलर, ये कैंसिल तो n2 हो जाएगा √3 आंसर, √3 आंसर। एंड सिंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे कोई यूनिट नहीं है, ठीक है। तो देखिए एक हम आपको ये जो साइन ऑफ ये जो एंगल्स है ना, ये एक मैथमेटिकल टर्म है, आपको इसके बारे में कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका वैल्यूज अगर आपको क्वेश्चन में पूछा है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है, ठीक है, ओके। तो चलो यहाँ पे हम लोगों ने सीखा कि स्नेल्स लॉ को कैसे याद रखेंगे एंड यूज करेंगे, ठीक है, ठीक है। चलो कॉपी कर लो इसको आप। तो चलो भैया यहाँ पे हमने एक छोटा सा समरी लिखा है, शॉर्टकट याद रखने के लिए बहुत कुछ, ठीक है। चलो एक बार समझ लेते क्या हुआ, क्या बोल रहे हैं हम, ऑन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि जब लाइट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है तो लाइट दो पॉसिबिलिटी है, एक तो इंसिडेंट ऑब्लिकली करेगा, उस केस में क्या होगा, डिपेंड करता है कि लाइट रेयर से डेंसर में जा रहा है कि डेंसर से रेयर में जा रहा है। अगर लाइट रेयर से डेंसर में जाएगा, अगर लाइट रेयर से डेंसर में जाएगा मतलब उसका वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगा। जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है मतलब कुछ ऐसे आ रहा है, फिर वो टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव कर जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। बट अगर वो डेंसर से रेयर में जा रहा है तो पुश उसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव कर जाएगा, ठीक है, ठीक है, इसे हम लोग समझ गए, ठीक है। पर जब नॉर्मली इंसिडेंट होगा तो वो अपना पाथ वही फॉलो करेगा, पाथ चेंज नहीं होगा, बट उसका वेलोसिटी चेंज होगा अकॉर्डिंगली। अगर वो डेंसर से रेयर में जा रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज होगा, पर अगर रेयर से डेंसर वेलोसिटी डिक्रीज होगा, बट इस केस में उसका पाथ चेंज नहीं हो रहा है, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है। ये दोनों ही रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन क्यों होता है, कॉज क्या है, चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज की वजह से। जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरा ट्रांसपेरेंट मीडियम में जा रहा है तो वेलोसिटी चेंज कर रहा है, वही कारण है, ठीक है, ठीक है। एंड ये चीज ध्यान रखो, ऑन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेलोसिटी चेंजेस, ठीक है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जा रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, हो ही रहा है, बट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी टाइम्स लैम्डा। इसका मतलब कि पर फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होता, क्यों, फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सोर्स, मतलब कि फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहता है। सेकेंड पॉइंट वो लिखा है, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, बट वेलोसिटी चेंज हुआ, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, वेवलेंथ चेंज हुआ, देखो वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंजेस, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको याद होगा जब हम बताए थे आपको कि जब लाइट आ रहा है तो जो टोटल इंटेंसिटी है इंसिडेंट लाइट का कुछ लॉस हो जा रहा है इन फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन एंड कुछ बस आ रहा है, हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट चेंजेस, मोस्टली डिक्रीजेस, इट ऑलवेज डिक्रीजेस, ऑलवेज डिक्रीजेस, ठीक है। मतलब कि वेलोसिटी चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, वेवलेंथ चेंज होता है,
एंड इंटेंसिटी या फिर एम्पलीट्यूड बोलो, इंटेंसिटी या फिर एम्पलीट्यूड दोनों एक ही बात है, चेंज होता है, ठीक है। चलो इसको आप कॉपी कर लीजिए इससे, और हम लोग फिर नेक्स्ट 2 क्वेश्चन करना है वो भी कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसको कॉपी कर लो आप। तो चलो ये हम लोग का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं क्या बोला है। बोला गया है अंडर व्हाट कंडीशन विल द लाइट पासिंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू द अदर ट्रांसपेरेंट मीडियम डज नॉट चेंज डायरेक्शन। क्या बोला है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जा रहा है तो किस कंडीशन के अंदर लाइट अपना पाथ चेंज नहीं करेगा, बताइए। ओ भैया इजी है इसका सॉल्यूशन, तो पता है हम लोग को। सॉल्यूशन क्या है? नंबर 1 क्या है? दे आर पहला कंडीशन क्या है? ये हो जाएगा when the light is incident normally on the plane surface, is incident normally on the plane surface, ठीक है। and that is when angle of incidence is equals to 0, ठीक है। ये तो एक कंडीशन है, पर एक और कंडीशन है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाएगा ना, अपना पाथ नहीं चेंज करेगा। बोलो सोचिए क्या होगा। ये एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, ये एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। लाइट ऑब्लिकली ही आया पर अपना पाथ चेंज नहीं किया, ऐसे चला गया। ऐसा कब हो सकता है? एक तो ये था कि जब लाइट नॉर्मली इंसिडेंट हो, ठीक है। पर क्या अगर हम उसको ऑब्लिकली इंसिडेंट कराएंगे तो ऐसा पॉसिबिलिटी है? हाँ, ऐसा पॉसिबिलिटी है। और वो क्या है? वो तब होगा जब दोनों मीडियम का, ये एक मीडियम है और ये एक मीडियम है, जब इन दोनों मीडियम का ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाएगा। मतलब कि अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो गया, मीडियम अलग है, ठीक है, पर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो क्या होगा? लाइट आ रहा है, वो दूसरा मीडियम में गया, पर सिंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो उस मीडियम में भी वेलोसिटी सेम रहेगा। मतलब कि लाइट का वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगा। अब लाइट का वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ, मतलब लाइट सोचेगा अरे वाह हम तो उसी मीडियम में हैं, तो अपना पाथ चेंज नहीं करेगा वो। क्लियर है? तो दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा when the refractive index of two media are the same, ठीक है। ओके चलिए कॉपी कर लो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया? बोला गया है द डायग्राम बिलो शोज 2 पैरेलल रेज। पैरेलल रेज मतलब ये रे और ये रे दोनों पैरेलल है एक दूसरे के, ठीक है, ऑफ रेड एंड वायलेट लाइट। अब मैं बोले भैया दोनों तो ब्लैक है, रेड और वायलेट तो है नहीं। हम बोलेंगे अरे मान लो ये रेड लाइट है, ये वायलेट लाइट है, प्रॉब्लम नहीं, तो ब्लैक है, मान लो, ठीक है। ओके, इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन ग्लास, एयर ग्लास बाउंड्री, इसको बोला गया है, ये जो सरफेस है ना इसको बोला गया है एयर ग्लास बाउंड्री। मतलब ये सरफेस है उसको बोलते हैं एयर ग्लास बाउंड्री। क्यों? क्योंकि ये एक बाउंड्री है जो एयर और ग्लास को सेपरेट कर रहा है। इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन एयर ग्लास बाउंड्री, ठीक है, ठीक है। कंप्लीट द रे डायग्राम शोइंग द रिफ्रैक्टेड रे। आपको बस यहाँ पर रे डायग्राम कंप्लीट करना है रिफ्रैक्टेड रे दिखाने के साथ, ठीक है। ओके, तो फिर क्या किया जाए बताइए अब। और एक और क्वेश्चन है,
कंपेयर द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास मीडियम, कंपेयर द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास मीडियम। बोलो बोलो क्या होगा इसका। देखिए देखिए आपके पास ये एक लाइट है रेड कलर का, ये एक लाइट है वायलेट कलर का, ठीक है। और यहां पर हम ये चीज लिख दिए हैं कि लैम्डा फॉर रेड लाइट होता है 8000 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा फॉर वायलेट लाइट होता है अराउंड 4000 एंगस्ट्रॉम। और इस चीज को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, कि लाइट रेड लाइट का वेवलेंथ इतना होता है, वायलेट लाइट का वेवलेंथ इतना होता है, ठीक है। ठीक है, अब ट्राई कीजिए समझने का कि एयर का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भूल जाओ, वन ही होता है। अब ग्लास का, अगर ये दोनों सेम कलर का लाइट होता तो दोनों के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या होता, सेम होता, ठीक है। पर ये दोनों लाइट का वेवलेंथ अलग अलग है, ठीक है। तो इस लाइट के लिए और इस लाइट के लिए क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम क्या चीज पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि लाइट का स्पीड इस मीडियम में कितना है, ठीक है। पर यहां पे दो डिफरेंट लाइट है, समझ में आ रहा है? ये दो डिफरेंट लाइट है, इसका स्पीड और इसका स्पीड इस मीडियम में डिफरेंट होगा, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है तो क्या होगा? दोनों का बेंडिंग डिफरेंट होगा, ठीक है। चलिए समझाने की कोशिश करता है आपको हम। ये एक इंसिडेंट रे है, यहां पे नॉर्मल बना दीजिए, ये हो गया मेरा नॉर्मल, ठीक है। ओके, अगर रे ऑफ लाइट, अगर ये मीडियम नहीं होता, ये महाशय लाइट वाले भैया हमारे चुपचाप आराम से इसी पाथ में चले जाते हैं, ठीक है। ठीक है, सिमिलरली यहां भी एक नॉर्मल बनाइए पहले आप, नॉर्मल बना, और फिर अगर ये मीडियम नहीं होता तो लाइट वाले भैया हमारे चुपचाप शांति से बिना कोई हंगामा किए सीधे सीधे चले जाते हैं। पर क्या हुआ, बीच में एक मीडियम आ गया, अब तो हल्ला होगा ही होगा, हल्ला होगा। हल्ला क्या होगा? बोलेगा नहीं पाथ चेंज करो, मेरा पाथ चेंज करो। तो सिंस हम लोग रेयर से डेंसर में जा रहे हैं तो पाथ विल बेंड, डेंसर में जा रहे हैं टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये बेंड कर जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। ओके, पर क्वेश्चन ये है कि क्या दोनों के लिए बेंडिंग सेम होगा? ये चीज, इसके लिए आपको पता करना पड़ेगा कि इस लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। देखिए सॉल्यूशन, वी नो, रिकॉल, याद है आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम होता है C बाई V ऑफ मीडियम। पर V ऑफ मीडियम क्या होता है? C बाई F लैम्डा इंटू मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। सही है? सही है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं विच इंप्लाइज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा ऑफ मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, मतलब कि वेवलेंथ ऑफ लाइट जितना कम होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा होगा, ठीक है। मतलब कि आप देखो, सिंस wavelength of violet light is less than the wavelength of red light, कितना है इसका 4000 है, इसका 8000 है, मतलब वायलेट लाइट के लिए वेवलेंथ कम है ना, कम है। इसका वेवलेंथ कम है, इसका मतलब क्या हुआ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। हम बोल सकते हैं विच इंप्लाइज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट लाइट विल बी मोर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड लाइट, मतलब कि रेड लाइट का वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा कंपेयर टू रेड लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है मतलब बेंडिंग ज्यादा होगा, मतलब इस केस में अपना पाथ से कितना डिवाइड ज्यादा डिवाइड करेगा। ये हो गया इसका रिफ्रैक्टेड रे, ये हो गया एक एंगल, और इस केस में रेड लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है मतलब रिफ्रैक्शन कम होगा, मतलब बेंडिंग कम होगा, मतलब ये मान लिया ऐसा कुछ होगा,
चला जाएगा। मतलब कि अगर इस केस में इस एंगल को हम R1 बोल रहे हैं और इस एंगल को R2 बोल रहे हैं, ओ सॉरी डेविएशन है ना, डेल्टा 1 है और ये एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा 2 है, तो इस केस में हम बोल सकते हैं डेल्टा 1 विल बी लेस देन डेल्टा 2। ठीक है, सही है, समझ में आया ये बात? समझ में आया ना? लाइट डिफरेंट कलर का है, मतलब डिफरेंट वेलोसिटी होगा, ठीक है। एंड सिंस वेवलेंथ वायलेट का कम है, इसलिए वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है मतलब ज्यादा बेंड करेगा, उसके लिए रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, ये हो गया हम लोग का पार्ट 1। बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, समझ में आया कुछ? ठीक है, ये हो गया। अब ये क्वेश्चन क्या बोला, कंपेयर द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास मीडियम। सोल्यूशन 2, रिकॉल, आपको पता है V ऑफ मीडियम इज इक्वल्स टू F इंटू लैम्डा M, लैम्डा मीडियम। ठीक है, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, हम बोल सकते हैं डायरेक्टली, विच इंप्लाइज एज लैम्डा रेड इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ वायलेट लाइट, विच इंप्लाइज वेलोसिटी फॉर रेड लाइट इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ वायलेट लाइट। ये छोटा सा भी वायलेट के लिए है, छोटा सा आर रेड के लिए है। ठीक है, आंसर सही है ना? सिंस रेड लाइट का वेवलेंथ ज्यादा है वायलेट लाइट से, एंड हम लोग को पता है वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, तो वेवलेंथ जितना ज्यादा वेलोसिटी उतना ज्यादा। बस कंपेयर करना है ना, तो हम बोल सकते हैं और कितना ज्यादा है, 2 टाइम्स ज्यादा है नियरली, इतना बोलने से ठीक हो जाएगा, बस इतना काफी है। ठीक है, ठीक है, चलो ओके, फाइनली आज का एपिसोड खत्म करते हैं। आज हम लोगों ने बेसिकली बस समझा है कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, ओके, तो चलिए आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं। टिल देन बी सेफ, बी जॉयफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड। ठीक है, अरे बाप रे बाप, सॉरी, इसका आंसर तो हम दिए ही नहीं है। आर द टू रिफ्रैक्टेड इज पैरेलल, तो याद आ गया यार बंद करने समय। ये एक रे है, ये एक रे, क्या पैरेलल है? नो, दे आर नॉट पैरेलल, नो दे आर नॉट पैरेलल। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस केस में लाइट कम बेंड हुआ है, इस केस में ज्यादा बेंड हुआ है। तो जब पैरेलल था, हल्का सा भी बेंड हुआ अगर, तो ये कम हुआ, ये ज्यादा हुआ है, मतलब पैरेलल अब रहा नहीं। अगर दोनों सेम अमाउंट से बेंड होता तब पैरेलल होता, पर यहाँ पे कुछ अमाउंट से बेंड हुआ, यहाँ पे डिफरेंट अमाउंट से, इसलिए पैरेलल नहीं है। वाह, ठीक है। और एक कंपेयर स्पीड ऑफ ये हो गया। ये इसका मतलब क्या हुआ, विच इंप्लाइज रेड लाइट ट्रेवल्स फास्टर, रेड लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन वायलेट लाइट, VIOLET, वायलेट लाइट। वाह, ठीक है, सही समय पे याद आ गया मुझे। जब स्क्रीन का बटन हम ऑफ करने वाले थे तभी देखें कि क्वेश्चन देखा हमने, फिर देखा अरे आंसर तो हमने दिया ही नहीं है इसका। नो दे आर नॉट पैरेलल, थैंक यू सो मच। नो दे आर नॉट पैरेलल, क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल रेस था। अगर इन दोनों रेस का बेंडिंग सेम होता तो पैरेलल होता, पर बेंडिंग अलग है इसलिए पैरेलल नहीं है। ठीक है, चलो अब हम और नहीं करेंगे, चलो सब कंप्लीट करें। चलो ओके, चलो बाय बाय।